हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में 8 जुलाई से हम 15 जुलाई तक का करंट अफेयर देखेंगे और इसे हम डिटेल्स में देखेंगे जिससे आपकी और भी चीजें कवर होंगी उस करंट अफेयर से रिलेटेड। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 14 जुलाई को। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 23 या 24 अगस्त को यह चांद की कक्षा पर मतलब चांद की सतह पर ये लैंड कर सकता है। और इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया उस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है LVM-3 और इस पूरे मिशन में कुल 651 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी इस पूरे मिशन का बजट है 651 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 ये मिशन यदि सफल हो जाता है तो ये ऐसा करने वाला या चौथा देश बन जाएगा। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अन्य 3 देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है USA, दूसरे नंबर पर आता है रशिया और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। मतलब इससे पहले चांद की कक्षा पर पहुंचने वाले 3 देश हैं, USA यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना। यदि भारत सफल हो जाता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। अब इसमें जब चंद्रमा पर ये मिशन पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? तो ये चांद की सतह पर मुख्य जानकारी जुटाएगा, जैसे कि चांद की जो चंद्रमा पर तापमान कैसा होता है, उस पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेगा कि जो वहाँ का प्लाज्मा वातावरण है वह कैसा है और वहाँ की मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इन सब चीजों की जानकारी हासिल करेगा ये मिशन। अब ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान मिशन जो इसरो के जो ये मिशन है वो चंद्रयान के नाम से है, यानी कि जैसे चंद्रयान ये 3 है तो इसके पहले 1 और 2 भी हुए थे, तो उनके बारे में भी हम कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो चंद्रयान ये जो है चंद्रमा मिशन मतलब इसरो का जो चंद्रयान मिशन है उसके तहत इसरो है वह चांद की कक्षा पर पहुंचना चाहता है। इससे पहले चंद्रयान 1 जो साल 2008 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उसके बाद साल 2019 में चंद्रयान 2 यानी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में असफलता हमें मिली थी। उसके बाद से ही इसरो चंद्रयान 3 की लगातार प्रयास कर रहा है इसको सफल बनाने के बारे में। अब हम जानते हैं कि चंद्रयान ये जो 3 था उसमें कौन कौन से हिस्से थे उसके। तो इसरो ने इस बार स्पेसशिप में 3 मुख्य तत्वों को रखा था, यानी इसको टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल बोला जाता है। पहले नंबर पर आता है प्रोपल्शन मॉड्यूल यह है शिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पर आता है रोवर रोवर। तो यह जो होता है वह चंद्रमा की सतह पर यह घुमाने वाला और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा होता है। तीसरा हिस्सा जो वह है लैंडर। तो यह शिप को चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला यह हिस्सा होगा। चूंकि ये इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है तो इसरो के जो चीफ है वो है S सोमनाथ, वो इसरो के अभी हाल ही में चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर है, यानी 2 दिन की यात्रा पर है और उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उस सम्मान का नाम है या उस अवार्ड का नाम है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इस सम्मान से PM मोदी को सम्मानित किया गया है और यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर है तो उन्होंने अभी फ्रांस में 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया है। पहले नंबर पर एक तो ये हो जाएगा कि उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। दूसरे नंबर पर आता है कि जो मोदी जी है वह फ्रांस की बेस्टल डे परेड यानी कि नेशनल परेड में उन्हें बतौर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा। तो उस रूप में भी वो शामिल हुए थे। फ्रांस की जो 14 जुलाई को वहां पर नेशनल डे यानी बेस्टल डे के रूप में मनाया जाता है, तो वहां बतौर वो चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। और एक और उन्होंने घोषणा की है फ्रांस में कि फ्रांस और भारत के बीच एक डिजिटल पेमेंट को लेकर भी करार हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब फ्रांस में भी भारत का जो UPI डिजिटल पेमेंट है उसके द्वारा भी पेमेंट किया जा सकेगा और इसकी शुरुआत एफिल टावर से
की जाएगी। यानी कि अब जो एफिल टावर में जो भारतीय पर्यटक होंगे वो भी अब एफिल टावर के पास भारतीय रुपए के रूप में पेमेंट कर सकेंगे डिजिटल के माध्यम से। तो ये मुख्य चीजें थी जो फ्रांस में हुई हैं मोदी जी के जाने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसने अपनी नई एआई फर्म XAI की शुरुआत की है? तो एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क ने अभी हाल ही में एक अपनी नई फर्म कंपनी XAI की शुरुआत की है, इसकी लॉन्चिंग की है और इसके जो हेडक्वार्टर है वह है अमेरिका के शिकागो के नेवादा में। इसका हेडक्वार्टर, इस कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया गया है। इस जो कंपनी है यानी कि XAI, इसकी जो टीम है इसमें डीप माइंड, ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, गूगल रिसर्च और टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं उसके जो मेंबर्स थे वो इस कंपनी के टीम मेंबर्स हैं। और ये जो मेंबर्स, इस जो एलन मस्क हैं वो इस टीम को लीड करेंगे। और इस जो कुल टीम है XAI की, जो कुल टीम है उसमें कुल 12 मेंबर्स रखे गए हैं। क्योंकि जो ये कंपनी थी उसकी शुरुआत है, यानी उसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब उसके जो बनाया गया था वह 9 मार्च 2023 में इस कंपनी को बनाया गया था। लेकिन पहली बार इस कंपनी के बारे में हमें अप्रैल में जानकारी प्राप्त हुई थी। क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत 12 जुलाई यानी कि 12/7/23, इस कंपनी की शुरुआत 12 जुलाई 2023 को की गई है। क्योंकि इस कंपनी की जो कंपनी को बनाया गया था वो मार्च में था, लेकिन इसकी शुरुआत जो इसकी लॉन्चिंग जो वो 12 जुलाई को की गई है। तो इसके पीछे भी जो एलन मस्क उन्होंने एक हिंट दी, उन्होंने कहा है कि 12, 7 और 23 को मिलाकर कुल 42 होते हैं। तो जो 42 नंबर होता है वह एक खास होता है। क्योंकि डगलस एग्लस है, उनकी एक फिक्शन क्लासिक है, उसमें कहा गया है कि उस फिक्शन का नाम है द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी। उसमें कहा गया है कि जो ये 42 नंबर होता है वह ब्रह्मांड, जीवन और हर एक चीज का जवाब बताता है। इसलिए उन्होंने इस डेट को चुना अपनी नई XAI कंपनी की शुरुआत करने के लिए। अब चूंकि जो एलन मस्क है वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है, तो इनकी 5 बड़ी कंपनियां हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पहले नंबर पर आती है इनकी टेस्ला कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली टेस्ला मोटर्स। ये जो टेस्ला मोटर्स होती है वह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है। दूसरे नंबर पर आती है रॉकेट यानी रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स। तीसरे नंबर पर आती है ब्रेन कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक। चौथे नंबर पर आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ट्विटर और 5वें नंबर पर आती है हाइपरलूप कंपनी बनाने वाली द बोरिंग। तो ये 5 मुख्य कंपनी है जो एलन मस्क की है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क है, खुला है अभी हाल ही में नोएडा में। तो भारत में पहले बार वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है। और इस पार्क में भारतीय वैदिक से संबंधित में संदर्भित 50,000 से अधिक पौधे इसमें मौजूद है। और इसकी मुख्य बात यह है कि इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के अंश भी मौजूद है। और इस पूरे पार्क को बनाने में 27 करोड़ रुपए का खर्च कुल आया है। और इस पार्क की एक खासियत ये भी है कि इसमें भारतीय वेद को जानने में मदद मिलेगी और इसमें जो वैदिक काल में उपयोग होने वाले औषधियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि इस पार्क का निर्माण 2021 से प्रारंभ हो चुका था, मतलब शुरू किया गया था 2021 में इस पार्क को निर्माण बनाने में। और ये कुल 12 एकड़ की जमीन पर ये बनाया गया है। इस जो पार्क का अनावरण किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पार्क का अनावरण किया है और इसे वन वेद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस पार्क को 7 मुख्य भागों में विभाजित किया है और जो इसके भाग होंगे उनको 7 जो प्रमुख महान वैदिक ऋषि उनके नाम पर रखा गया। उन वैदिक ऋषियों के नाम है अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र, गौतम और अग्नि और जो है गौतम और भारद्वाज के नाम पर इन 5 भागों के नाम रखे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं का वैश्विक स्तर पर चेतना फैलाना या वैश्विक स्तर पर इसकी जानकारी फैलाना। इसकी जो शुरुआत थी वह 11 जुलाई सन 1989 को
यूएन विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। 11 जुलाई 1987 को चूंकि वैश्विक जनसंख्या 5 करोड़ पार कर चुकी थी, तब से ये विश्व भर में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट हमारा थर्ड विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। जो ये सम्मेलन होगा, ये इसमें जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं सेवक संघ है उसके जो संस्थापक है मोहन भागवत जी, और मां अमृतानंदमयी जी के साथ साथ दुनिया भर की जो हिंदुओं के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ साथ ही जो बौद्ध प्रतिनिधि भी हैं या जो बौद्ध धर्म गुरु हैं भी, उनको भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। क्योंकि ये सम्मेलन तीसरे नंबर का है, तो पहला सम्मेलन हुआ था साल 2014 में नई दिल्ली में, और जो दूसरे नंबर का सम्मेलन हुआ था वह साल 2018 में अमेरिका के शिकागो में किया गया था। और इस सम्मेलन का आयोजक है, यानी कि ये सम्मेलन कौन कराता है, तो यह कराता है वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और जो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन है उसके जो संस्थापक हैं वो है स्वामी विज्ञानानंद जी, और जो स्वामी विज्ञानानंद जी हैं वह विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव में से भी एक है। और विश्व हिंदू जो परिषद है उसके अनुसार मतलब पूरे विश्व में कुल 200 देशों में जो हिंदुओं की आबादी है वह है 1.2 अरब। 1.2 अरब है कुल हिंदुओं की आबादी। और इसके साथ ही बौद्ध इसमें बुद्धिजीवियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जो पूर्वी एशिया देशों के जो भारत के साथ जो प्राचीन संबंधों को देखते हुए बैंकॉक में होने वाला ये विश्व हिंदू सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि भारत की अभी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत जो है वह एशियाई देशों को, यानी जो भारत पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है, तो वो बना है आइसलैंड। अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है, एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसके अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। दूसरे नंबर पर स्थान है डेनमार्क का, और तीसरे नंबर पर स्थान है आयरलैंड का। कुल 163 देशों में भारत का स्थान है 126वां। क्योंकि भारत पिछले वर्ष इसी रिपोर्ट में 163 देशों में 135वें नंबर पर था, और इस साल ये 126वें नंबर पर है, यानी भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश लगातार 5वें वर्ष अफगानिस्तान को रखा गया है। और जो आइसलैंड है वह साल 2008 से कंटिन्यू पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड। अब हम भारत के पड़ोसी राज्यों की पड़ोसी देशों को भी जाने कि वह कौन से नंबर पर आते हैं। तो पाकिस्तान इस सूची में 146वें नंबर पर, भूटान है 17वें नंबर पर, बांग्लादेश 88 नंबर पर, और नेपाल है 79वें नंबर पर, और चीन है इस सूची में 80वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है, तो चेन्नई सुपर किंग्स। कुल 212 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स है, MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली फ्रेंचाइजी टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है आरसीबी। ये जो आरसीबी है उसकी कुल ब्रांड वैल्यू है 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये विराट कोहली की टीम है। तीसरे नंबर पर है MI यानी मुंबई इंडियन। ये रोहित शर्मा की अगुवाई वाली, उसकी कुल वैल्यू है ब्रांड वैल्यू 190 अमेरिकी मिलियन डॉलर। क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग्स है वह कुल 14 सीजन में से 10 सीजन में यह फाइनल में पहुंची और इसने कुल 5 खिताब जीते हैं। और इसके साथ ही जो महेंद्र सिंह धोनी की सफलता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसकी सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू में। और इसी के साथ जो आरसीबी है वह आईपीएल की सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी बन गई है, क्योंकि विराट कोहली की है ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो यह सबसे अधिक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी बन गई है। इसका ये मतलब हुआ कि इसे सबसे ज्यादा इसे जाना जाता है। ये था पूरा वीकली करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।